और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिमला से ये बड़ी खबर है जहां आईजीएमसी अस्पताल के नए भवन में आग लगी। आग सिलेंडर फटने से लगी। आग से किसी नुकसान का अभी आकलन नहीं किया गया है। चारों तरफ धुएं के गुबार देखे जा रहे हैं। तो शिमला से ये अहम खबर, आईजीएमसी अस्पताल की नई बिल्डिंग में आग लगी है। आग लगने की वजह बताई जा रही है कि सिलेंडर फट गया था जिसकी वजह से ये आग लगी। आग से हुए नुकसान का अभी आकलन नहीं किया गया है। चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आईजीएमसी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग में ये आग लगी है। अभी तक की जो शुरुआती जांच है उसमें सिलेंडर फटने से आग लगने की वजह बताई जा रही है। चारों तरफ धुएं का गुबार देखा जा सकता है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, आईजीएमसी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग में आग लगी है, डिटेल्स चाहेंगे। आज करीब 9 बजे के करीब ये घटना है, पौने 9 बजे के बीच की। और प्रारंभिक सूचना जो मिल रही है, शुरुआती सूत्रों के हवाले जो खबर मिल रही है वो यही है कि सिलेंडर फटने के कारण ये बताया जा रहा है कि आग लगी है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी जांच शुरू होगी। फिलहाल आग को नियंत्रण में कर लिया गया है। वहां पर जो आग बुझाने के इक्विपमेंट लगे थे उनका सहायता से आग नियंत्रण में कर ली गई है। कितना नुकसान हुआ है इस बात का अभी तक आकलन किया जाना शेष है, लेकिन कोई बड़ा राहत की बात यही है कि कोई बड़ा जानी नुकसान इस दुर्घटना में नहीं हुआ है। सबसे बड़ी राहत की बात यही है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने इस नए भवन का लोकार्पण किया था और पब्लिक के लिए, सेवाओं के लिए इस भवन को शुरुआत किया था। शुरुआत से ही ये भवन विवादों में रहा और काफी लंबे समय तक बिल्डिंग तैयार होने के बाद जो तो इसका उद्घाटन हो पाया है। और लेकिन अब शुरुआत में ही कुछ दिन ही भवन को शुरू हुए थे और अब ये दुर्घटना हुई। आग लगने की अचानक से अफरा तफरी मच गई पूरे कैंपस में। और हिना राहत की बात यह भी है कि 9 बजे से पहले की ये घटना है। अगर 9 बजे के बाद ये घटना हुई होती तो फिर नुकसान, क्योंकि ओपीडी इस पूरी बिल्डिंग में है, अलग अलग डिपार्टमेंट की ओपीडी इस पूरी बिल्डिंग में है, तो ऐसे में लोगों से अब 9 बजे के बाद ये भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओपीडी 9 बजे शुरू होती है। तो 9 बजे से पहले ये घटना हुई, इसलिए कम लोग यहां पर मौजूद थे। और जैसे ही आग लगी वैसे ही तुरंत काबू पाने की जो प्रोसेस वो शुरू हो गई और फिलहाल नियंत्रण में बताया जा रहा है कि आग नियंत्रण में है और कोई बड़ा जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। और बिल्कुल राजेंद्र, तो इस अहम खबर पर आगे भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर मनाली से। मनाली के पतलीकोहल में आग का हादसा पेश आया। देर रात आगजनी की यह घटना हुई है। एक दुकान और आंगनबाड़ी का एक स्कूल जलकर खाक हो गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। अभी तक के जो इत्तलात है उसके मुताबिक आग से लाखों रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। तो आग लगने की एक और खबर, मनाली के पतलीकोहल में यह हादसा पेश आया। देर रात ये आग लगी। एक दुकान और आंगनबाड़ी का स्कूल जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का नुकसान का यहां आकलन किया गया है। नमस्ते हिमाचल में एक और बेहद अहम खबर। सरकारी स्कूलों में एक बार फिर मासिक मानदेय के आधार पर अस्थायी शिक्षकों की तैनाती होगी। बीते रोज हुई मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक में लिए गए ये निर्णय। इसके बाद शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग घनश्याम चंद की ओर से सभी जिलों के उपनिदेशकों को सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल के जनजातीय, पिछड़े और हार्ड एरिया के अलावा प्रदेश के ऐसे स्कूल जहां पर पिछले 13 महीनों यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक शिक्षकों के पद खाली हैं, वहां अस्थायी आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। पात्र अभ्यर्थियों को सूचना प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर आवेदन कर सकेंगे। कुल 3104 पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी आवेदकों के लिए टेट अनिवार्य है। साथ ही उन्हें नियमित शिक्षकों के वेतन का 60% ही इन अस्थायी शिक्षकों को दिया जाएगा। इन शिक्षकों की तैनाती पर करीब 74.90 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, बेहद अहम ये खबर है और एक बार फिर से मासिक मानदेय के आधार पर ये अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शंस जो है अभी तक वहां पर सामने आ रहा है? हिना, अस्थायी तौर पर ये टीचर्स रखे जाएंगे और ट्राइबल एरिया में, हार्ड एरिया में इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ऐसे स्कूल जहां पर करीब 13 महीनों से या 1 साल से कुछ अधिक समय से पद खाली है, वहां पर भी इन अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। और इनकी अगर मानदेय की हम बात करें तो जो रेगुलर टीचर्स हैं उनसे 40% कम मानदेय इनको मिलेगा। जो बेसिक सैलरी टीचर्स की है उसका 60% इनको मिलेगा शुरुआती अगर हम समय की बात करें। और 3 साल के लिए प्रारंभिक तौर पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद की जो डिसीजन है वो फिर तत्कालीन सरकार लेगी। क्या निर्णय उस समय को रहता है ये फिर सरकार दोबारा से निर्णय लेगी, लेकिन फिलहाल 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति होगी। और जिस प्रकार से आरएनपी रूल्स हैं टीचर्स के लिए, चाहे वो टीजीटी की बात हो, पीजीटी या फिर जेबीटी की बात हो, उन्हीं आरएनपी रूल्स के हिसाब से जो क्वालिफिकेशंस है टीचर्स की वो वही रखी जाएगी। अलग अलग नंबर रखे गए हैं, ग्रेजुएशन के अलग नंबर रखे गए हैं, +2 के अलग नंबर रखे गए हैं और 10th के अलग नंबर रखे गए हैं। इन्हीं नंबर के आधार पर इन टीचर्स की स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा जो कंडीशंस हैं आरएनपी रूल के हिसाब से, टेट क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, वही कंडीशन यहां पर भी रखी गई है। ये बात स्पष्ट पहले ही कर दी गई थी कांग्रेस सरकार की तरफ से। हमने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सुना था विधानसभा में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आउटसोर्स के आधार पर अब वर्तमान सरकार नियुक्तियां नहीं करेगी, अपने नियम बनाएगी और अपने नियम के हिसाब से नई पॉलिसी लाएगी और नई पॉलिसी के हिसाब से ही भर्तियां होंगे। 2 निशाने इस प्रोसेस के माध्यम से कांग्रेस सरकार साध रही है। एक तो पहली जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देंगे, उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश इस सब कमेटी के माध्यम से की गई है और शिक्षा विभाग से इसकी शुरुआत की गई है। और दूसरा जो ट्राइबल एरिया है, हार्ड एरिया है, जहां पर शिक्षक अधिक लंबे समय तक नहीं रहते हैं, लगातार जो वहां पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके बाद फिर ट्रांसफर का प्रोसेस शिक्षकों की तरफ से शुरू हो जाता है। तो उस दिक्कत को, उस समस्या को समाधान पाने के लिए, पार पाने के लिए अब अस्थायी तौर पर इन टीचर्स की नियुक्ति की जा रही है और शुरुआत में 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल, तो बेहद अहम ये खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। एक और अहम खबर पर भी आपसे तफसीलात लेंगे। अपने दर्शकों को हम शिमला से ये बड़ी खबर दे दें जहां प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। लाहौल की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी भी हुई है। तो मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। शिमला से प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ओला वृष्टि को लेकर येलो अलर्ट है। 30 अप्रैल तक मौसम का मिजाज खराब रहने का ये अनुमान जारी किया गया है। और इसी तरह की खबर लाहौल घाटी से भी आ रही है जहां मौसम ने करवट ली है। घाटी की ऊंची घाटियों में सुबह से ही हिमपात हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, साथ ही निचले इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। तापमान में इस वजह से काफी गिरावट देखी जा रही है। प्रशासन ने रास्तों में बदलाव किया है, साथ ही तमाम लोगों से एक बार फिर गैर जरूरी तौर पर यात्रा न करने की अपील की है, क्योंकि ये तमाम रास्ते ऐसे हैं जहां हिमस्खलन का खतरा जो है लगातार बरकरार रहता है। और धर्मशाला से भी आपको खबर दे दें, धर्मशाला कांगड़ा में भी मौसम का मिजाज बदला है। जोरदार गर्जन के साथ यहां घने बादल छाए हुए हैं। बीते कल से अगर हम बात करें तो दोपहर से ही मौसम का ये मिजाज बदला था। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी देखी जा रही है। किसानों और बागबानों के लिए ये एक बड़ी चुनौती का समय है, क्योंकि खेतों में उनकी फसल है और जो पेड़ों पर फल लगे हैं वो भी इस बारिश और ओलावृष्टि की वजह से वक्त से पहले टूटने से किसान सबसे ज्यादा परेशान है। तो शिमला, लाहौल स्पीति और धर्मशाला, कांगड़ा, यहां तमाम मौसम का मिजाज जो है बदला हुआ है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, मौसम के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे, खास तौर पर जिन तमाम इलाकों की हम बात कर रहे हैं वहां पर किसान सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं।
हिना बिल्कुल, क्योंकि जो बारिश हो रही है बड़ी बेमौसमी बारिश है और आज भी आप देख सकते हैं यहाँ शिमला में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है और इस बारिश से फायदा बहुत कम है लेकिन नुकसान बहुत अधिक है। चाहे किसानों की बात हो या फिर बागवानों की बात हो, लगातार दिक्कतें इन बारिशों से शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर डाउन होता है तो ऐसे में फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है उसको नुकसान होता है, बीमारियां लगने की आशंकाएं बढ़ती हैं और नुकसान ही नुकसान। और अगर ओलावृष्टि होती है मिड रेंज में और हाई हिल्स रेंज में तो फिर उससे बहुत अधिक नुकसान है, क्योंकि फ्लावरिंग गिर जाती है तो ऐसे में फल आने की जो प्रोसेस है उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है। और अगर हम निचले क्षेत्रों की बात करें तो गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार होने को है और ऐसे में जब ओलावृष्टि होती है या बारिश होती है तो फिर फसल सड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर डाउन होता है, धूप नहीं लगती है तो फसल नहीं पक पाती है और सड़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब हवाएं चलती हैं तो फिर उसके बाद फसल बिछना शुरू हो जाती है और उससे भी नुकसान होता है। तो ऐसे में नुकसान इन बारिशों से किसानों और बागवानों दोनों को है। टेम्परेचर गिरने से नुकसान है, ओलावृष्टि से तो नुकसान है ही। चाहे स्टोन फ्रूट की अगर हम बात करें तो ये आजकल का मौसम है अप्रैल महीने का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर अगर हम 15 अप्रैल से मई के शुरुआती दिनों की बात करें। और इस पूरे टेन्योर में इस बार मौसम खराब रहा है। एक स्पेल पहले हम देख चुके हैं और उसके बाद हालांकि 2 दिन काफी अच्छे रहे, लेकिन अब दोबारा से 30 तारीख तक येलो अलर्ट है। हाई हिल्स में स्नोफॉल की बात कही गई है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, मिड हिल्स में हेलस्टोन ओलावृष्टि हो सकती है और लो हिल्स में बारिश और हवाएं, तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ऐसे में अगर बारिश के साथ तेज हवाएं चलती हैं तो फिर फसलों को बड़ा नुकसान होता है, स्टोन फ्रूट्स को बड़ा नुकसान होता है, सेब की पौधों को नुकसान होता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस आजकल चली हुई है तो किसानों के लिए जरूर नुकसान है। इसके अलावा पर्यटन को भी, क्योंकि जब बारिशें होती हैं और लगातार लंबे स्पेल बारिश के रहते हैं तो फिर पर्यटन को भी जो फायदा होने की उम्मीद होती है वो कम हो जाती है जब लंबे समय तक मौसम खराब रहता है। हालांकि टेम्परेचर डाउन होने के कारण जरूर पर्यटक देश के अलग अलग कोनों से शिमला पहुंचना शुरू करते हैं, हिमाचल पहुंचते हैं ठंडक के लिए, राहत के लिए। लेकिन जब मौसम यहां खराब हो जाता है, लगातार 2-3 दिन मौसम खराब होता है तो फिर पर्यटक भी आने से कोताही बरतते हैं। लेकिन फिलहाल पर्यटन की दृष्टि से जरूर मौसम साफ है, लेकिन किसानों की दृष्टि से, बागवानों की दृष्टि से और स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए दिक्कतें मौसम पैदा कर रहा है। टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लगातार बारिशें हैं और लगातार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ जब अलर्ट आते हैं, येलो अलर्ट आते हैं और बिल्कुल राजेंद्र, तो काफी तफसील से डिटेल में आपने बताया कि मौसम जो खराब है उसका क्या कुछ असर वहां पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका, और आप खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। और इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे, अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली, लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरत नाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरत नाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। लेह में Y20 प्री समिट, करीब 30 देशों के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके हैं। समिट आज से 28 अप्रैल तक। G20 समिट का टूरिज्म समिट जम्मू कश्मीर में होगा। पर्यटन विभाग और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को काफी उम्मीद है।
अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वतामा सरस्वती ने कश्मीर में संतनगर की स्थापना की मांग की। न्यूज 18 जेकेएलए से खास बातचीत में उन्होंने कहा, लोगों को सावधान रहना चाहिए ताकि राजनेता धर्म के नाम पर इन्हें बांटने में कामयाब न हो सके। सांबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र चौधरी, इंस्पेक्टर त्रिभुवन खजूरिया, थाना प्रभारी विजयपुर ने सांबा जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर 3 नशा तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा। इनके कब्जे से आधा ग्राम चिट्टा और नकदी बरामद। पुंछ में आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल जहां तलाशी अभियान चला रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी संयुक्त नाके लगाकर वाहनों की गहन तलाशी ले रहे हैं। एक और और अब बात करेंगे शिमला चुनाव की, नगर निगम चुनाव की, जहां प्रचार की कमान अब सीएम सुक्खू खुद संभाल रहे हैं। लोअर बाजार की बात करें, भराड़ी, कुफ्टाधार, कैथू, समरहिल समेत कई इलाकों में सीएम प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रचार करेंगे। लोअर बाजार में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। 3 वार्ड्स पे रोड शो भी करेंगे, साथ ही नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करते नजर आएंगे। तो शिमला नगर निगम चुनाव, जहां पर अब तमाम बड़े चेहरे चुनाव की जो प्रचार की कमान है वो संभालते नजर आ रहे हैं, जहां सीएम सुक्खू लोअर बाजार, भराड़ी, कुफ्टाधार, कैथू, समरहिल समेत कई इलाकों में प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लोअर बाजार में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। 3 वार्ड्स में रोड शो करेंगे और नुक्कड़ सभाओं को भी अनुराग ठाकुर संबोधित करते नजर आएंगे। तो दोनों ही बड़ी पार्टियां अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा रही हैं। शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। सुक्खू सरकार के मंत्री और सीपीएस भी प्रचार में उतर गए हैं। मंत्री रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह चुनाव प्रचार में हैं। उनके साथ सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा भी चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। तीनों ने शिमला के लोअर ढली वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार विशाखा चौहान के लिए प्रचार किया। इस दौरान मंत्रियों ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस शिमला की 34 में से 32 वार्ड में जीत हासिल करेगी। वहीं मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ये जान चुकी है कि वो वार्ड का चुनाव भी हार रही है, इसीलिए उसके प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि मैं सिर्फ पहले से तय 8 वार्डों की जिम्मेदारी ही लूंगा, बाकी की जिम्मेदारी जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप की है। और यही दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। डॉक्टर बिंदल जब अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, वो ये कह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र आपने जारी किया है, वो कह रहे हैं कि गारंटियां तो पूरी नहीं की कांग्रेस ने, तौबा कर ली, इसलिए कोई गारंटी नहीं दी चुनाव। तो जवाब आपसे लेना चाहिए। देखिए, बड़े सोच विचार के जो है घोषणा पत्र जो है तैयार किया है। हर गांव की समस्या, हर पंचायत की समस्या अलग होती है। इसी तरह कॉर्पोरेशन वार्ड में भी हर एरिया की समस्या अलग होती है। अगर ये इतने शुभचिंतक होते तो ये अपना घोषणा पत्र 2 पेज का नाम, सिर्फ केवल मात्र 2 पेज का नाम लाते। रोहित जी, जहाँ तक तो आपने बिंदल जी की बात कही है, वो तो खुद पल्ला झाड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को लेकर आपकी क्या रणनीति होगी, उन्होंने स्वयं यह बात बोली कि सारी रणनीति जयराम ठाकुर जी ने और सुरेश कश्यप जी ने तय की है। और मैं तो शिमला नगर निगम चुनाव में पानी का मुद्दा उबाल मार रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में पानी को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं और अब चुनाव प्रचार में भी बड़े बड़े नेता उतरकर पानी पानी का शोर करते सुनाई दे रहे हैं।
शिमला नगर निगम चुनाव में पानी पानी। बीजेपी बोली मुफ्त पानी, कांग्रेस बोली फिल्टर पानी। घोषणा पत्र में पानी, नेताओं की जुबान पर पानी। शिमला नगर निगम चुनाव के प्रचार में अब बड़े बड़े नेता पसीने छुड़ा रहे हैं और जहां देखो वहां ये नेता पानी पानी चिल्ला रहे हैं। सबसे पहले पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रचार की तस्वीरें देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम वाले इस नारे के साथ जयराम ठाकुर का शिमला के विकासनगर वार्ड में स्वागत हुआ, जहां से उन्होंने प्रचार का आगाज किया और बीजेपी उम्मीदवार रमा कुमारी के लिए वोट मांगते हुए ये दावा किया कि बीजेपी ने शिमला में पानी की परेशानी खत्म की, इसलिए जनता उसे ही चुने। हमने कहा कि शिमला को पानी के बिना नहीं रहने देंगे। हमने हरियाणा से टैंकर लाए और शिमला में घर घर में पानी पहुंचाने का हमने प्रयत्न किया। तंगी रही कुछ दिन तक, लेकिन एक हफ्ते के अंदर हमने सारी व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन कर दिया। और उसी दिन हमने वादा किया कि शिमला में पानी का संकट आने वाले समय में अगले साल नहीं होना चाहिए, गर्मी के सीजन में नहीं होना चाहिए। ये देश की राजधानी रही है, शिमला में पानी नहीं है और इस वजह से शिमला पूरे देश दुनिया में बदनाम हो, ये बर्दाश्त करने की बात नहीं होगी। इसलिए हमने तय किया कि आने वाले समय में 60 साल तक 100 साल तक पानी का संकट शिमला में न हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से हमने 1813 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। इसके पहले मंगलवार को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम सुक्खू ने बीजेपी को पानी के मुद्दे पर ही फेल करार दिया और कहा कि बीजेपी ने लोगों को ऐसा पानी पिलाया कि कई लोग जॉन्डिस से मर गए। पहली बार आजादी के पहली बार जॉन्डिस फैला, अश्विनी खड्ड का गंदा पानी लोगों को पिलाया गया और उसमें जब जॉन्डिस फैला तो कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। और यही नहीं, इनके सर पर भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी जूं तक नहीं रोकी। वहीं अब चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं को शिमला बुलाया गया है वो भी पानी पानी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर और विधायक सुधीर शर्मा ने बुधवार को प्रचार के रण में उतरने से पहले प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ मंथन किया, जिसके बाद कौल सिंह भी बतौर सबसे बड़ा मुद्दा पानी पानी करते सुनाई दिए। शिमला में जो सतलुज नदी से, कोल डैम से बहुत बड़ी योजना पानी उठाने की है, कांग्रेस के वक्त में ही इसकी डीपीआर बनी थी और शिमला में लोगों को हम 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का भी शिमला नगर निगम के निवासियों को जो है ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। मुद्दे कई और भी हैं जिनका जिक्र दोनों दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र में किया है, लेकिन लगता है कि शिमला चुनाव में इस बार की असली कहानी पानी पर ही लिखी है। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, शिमला, न्यूज़ 18। मंडी के गौहर उपमंडल में बिजली चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स बिजली की चोरी करता नजर आ रहा है। जांच करने पर पता चला कि ये वीडियो उपमंडल की शाला पंचायत के खनानू गांव का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सरेआम बिजली की रंगी तारों से बेखौफ होकर बिजली की चोरी कर रहा है। मामले को लेकर अध्यक्ष अभियंता चंद्रमणि शर्मा ने कहा कि इसकी गहनता से जांच की जा रही है। बिजली चोरी करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीवानंद, जिसका घर मेरे घर के सामने है, जो कि बिजली की तारों से 10 या 12 सालों से अवैध रूप से बिजली की चोरी कर रहा है, तो जिस कारण मेरे घर में रखे गए बिजली के कई उपकरण जल गए, तो मेरा बिजली विभाग से यह अनुरोध है कि वो यहाँ मौके पे आए और इसकी जांच करे और जिस कारण मेरे घर में रखे गए बिजली के उपकरण आगे से ना जले और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by